साथियों नमस्कार। आज है 23 नवंबर और टेस्ट क्रमांक 7 का आज आयोजन किया जा रहा है। इसका पाठ्यक्रम आपके सम्मुख प्रस्तुत है। काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और इसी के संग में बिहारी रत्नाकर की जो प्रारंभिक 25 दोहे हैं उनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। अपने पाठ्यक्रम में जो प्रथम इकाई है वो पूर्ण हो चुकी है और इसी के संग जो चौथी इकाई है उसमें भी आधे से अधिक बिंदु निवृत्त हो चुके हैं। ये जो काव्य शास्त्र है ये अब प्रारंभ हो चुका है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। साथ ही ये जो 2 1 2 है ये त्रुटिवश अंकित हो गया है, इसको आप अदृश्य रूप में आने और केवल प्रश्न को पढ़ें आप। साथियों आपने बहुत अच्छे से जो प्रश्न आपके सम्मुख प्रकट हुए थे उनको बहुत अच्छे से आपने उनका प्रत्युत्तर प्रदान किया होगा। अब उत्तरमाला आपके सम्मुख प्रस्तुत है। साथियों जो विद्यार्थी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी इस भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, तो 100% आपने विषय वस्तु को काफ़ी पढ़ लिया होगा, अनुभव भी आपके हृदय में जागृत हो चुका होगा। साथियों बहुत परिश्रम से इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण होता है। मूल पुस्तकों से प्रश्नों को बनाना, उनके उत्तरों, उनके विकल्पों का निर्माण करना, तत्पश्चात उनको टाइप करना, इतनी श्रम साध्य प्रक्रिया है जो आपके सम्मुख मैं बता भी नहीं सकता। जो अभी चुनावी जो सरगर्मियाँ उसके मध्य इस प्रकार का समय निकाल के इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी बनाना, जो साथी जो इनसे लाभ उठा रहे हैं उनसे मैं कहता हूँ कि आप इस प्रश्नों को अच्छे से रट लें, इनको अच्छे से दोहराएं और इनको बार बार याद करें। ये उसी प्रकार के प्रश्न हैं जो अभी हाल ही में जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है उसी भर्ती में इसी प्रकार के प्रश्न बने हैं सारे संदर्भ पुस्तकों से। तो मैं सभी मूल पुस्तकों से ये प्रश्न बना रहा हूँ, किसी प्रकार से गाइड का कोई योगदान नहीं है। बहुत अत्यल्प उस गाइड को देखा जाता है, अन्यथा सभी मूल पुस्तकों से ये प्रश्नों का निर्माण हुआ है। तो साथियों इस प्रकार की प्रश्नोत्तरी को आप अपने साथियों में साझा करें। आपके द्वारा जो प्रति पुष्टि प्रदान की जाती है, किसी भी प्रकार का सुझाव या प्रतिपुष्टि दी जाती है, उससे मुझे संतोष का प्रसाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की चीज़ें भी आप करते रहे।
तो साथियों जी, ये प्रश्नोत्तरी है। उसका जो पहला प्रश्न है, काव्य लक्षण के संदर्भ में कौन सी परिभाषा वामन ने प्रदान नहीं की है? तो काव्य लक्षण का आशय है साथियों, जो काव्य की परिभाषा है वो ही काव्य लक्षण कहलाता है। साहित्य, कविता एवं काव्य, इन तीनों शब्दों को लेकर इनमें क्या आता है और इनके भीतर क्या क्या जो विशेष सामग्री आती है उसको एक परिभाषा में समेटने का कार्य विद्वानों ने किया है, वही काव्य लक्षण के भीतर आते हैं। तो पहली जो परिभाषा है, काव्यम ग्राह्य अलंकारात। तो काव्य के भीतर अलंकार के जो जो रचनाएं अलंकार के माध्यम से लिखी जाती है वही काव्य के भीतर ग्राह्य है, इस प्रकार वामन कहते हैं। सौंदर्य अलंकार, अलंकार को बहुत अधिक महत्व देते हैं वामन, तो सौंदर्य के कारण ही अलंकार ग्राह्य है। और तीसरी परिभाषा, सदोष गुणालंकार हाना दानाभ्याम, अर्थात दोष से परिष्कृत और गुण और अलंकार से युक्त कृति को काव्य कहा जाता है। और ये जो चौथी परिभाषा है, शब्दार्थ सरिम तावत काव्यम, ये आनंद वर्धन द्वारा दी गई है साथियों, आप ध्यान दें, ये आनंद वर्धन कृत है। और इसका जो अगर आज से स्पष्ट करें तो शब्दार्थ सरिम तावत काव्यम, जो शब्दार्थ है वो तो काव्य का शरीर वाला अंग है, या शरीर ही शब्दार्थ है, इस प्रकार, यानी शब्दार्थ काव्य का शरीर है, इस प्रकार के भाव व्यक्त होते हैं। तो विकल्प 1 में 4 सही है। काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा मानी जाती है किसमें दी गई इस प्रकार के भाव? तो साथियों, अग्नि पुराण, नाट्य शास्त्र, भामा और आनंद वर्धन। तो इस प्रकार की जो संकेत हमें सर्वप्रथम अग्नि पुराण के माध्यम से प्राप्त होते हैं। उसके पश्चात भामा ने इस प्रकार की परिभाषा प्रदान की थी। नाट्य शास्त्र में काव्य लक्षण को लेकर किसी प्रकार के कोई विचार व्यक्त नहीं मिलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है साथियों कि पंडित राज जगन्नाथ की रमणीयात प्रतिपादक है शब्दम काव्यम परिभाषा में कहीं विद्वान किस शब्द को लेकर एक आपत्ति व्यक्त करते हैं? तो रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है, इस प्रकार के इसके भाव निकल के आते हैं। इसमें जो शब्द है विद्यार्थी, इसमें जो ये जो शब्द है इसी पर ही सर्वाधिक आपत्ति व्यक्त होती है, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करने का जो सामर्थ्य है वो एक शब्द में नहीं हो कि वाक्य में होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि इसमें अगर वाक्य लगा दिया जाए तो ये परिभाषा श्रेष्ठ रूप में हमारे समक्ष आ सकेगी। तो इसमें शब्द को लेकर ही एक प्रकार की आपत्ति या विवाद की स्थिति यदा कदा दृष्टव्य होती है। प्रश्न संख्या 4, सर्व सुखी एवं सर्वोत्तम मनो के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। इस प्रकार की जो परिभाषा है कौन से पाश्चात्य जगत के एक विद्वान है वो प्रदान करते हैं। तो ये 4 विकल्प आपके सम्मुख प्रस्तुत है साथियों। इसमें जो सही विकल्प वो है सेली नाम के जो विद्वान है वो कहते हैं इस प्रकार के भाव। अगला है साथियों कि भामा ने जो काव्य लक्षण, काव्य की जो परिभाषा दी थी, जो शब्दार्थ सहित है वो काव्य है। शब्दार्थ और सवितम काव्यम, इसमें कुछ विद्वान एक दोष को मानते हैं और दोष मानकर इस परिभाषा को अस्वीकार कर देते हैं। तो ये 4 विकल्प है, इसमें से विकल्प 2 सही है, अति व्याप्ति दोष। क्योंकि जो शब्द और अर्थ का सहित भाव नहीं तो उसे काव्य कहा जाता है। अगर इस दृष्टिकोण को अगर सम्मिलित रूप से हम ग्रहण करें तो इसमें इतिहास आ जाएगा, इसमें वार्तालाप से संबंधित पुस्तकें आ जाएगी, इसमें समस्त जो शास्त्र है वो भी आ जाएंगे। इस प्रकार इसमें अति व्याप्ति का भाव हमें प्रकट होता हुआ दिखाई देता है, ये दोष माना जाता है। प्रश्न है 6 साथियों, अब है कवि काव्य हेतु। यहाँ ध्यान देखिए, काव्य हेतु को किसने काव्य माताएं कहा है? साथियों यहाँ एक शुद्धिकरण कर लें, और अभी भी अगर आपने इस प्रश्न को सही समझ नहीं पाए हैं तो काव्य हेतु है यहाँ पर। काव्य हेतु को किसने काव्य माताएं कहा है? तो काव्य हेतु किसे कहा जाता है कि किसी भी रचना को निर्माण कर दे या रचनाकरण संपन्न कर दे ऐसे सामर्थ्य के क्या क्या कारण है, या व्यक्ति के शरीर और हृदय के भीतर ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे वो रचना को निर्मित कर सकता है, उसके रचनाकरण को संपन्न कर सकता है, ऐसी जो विशेषता है वो काव्य हेतु के अंतर्गत आती है। और इसको काव्य माताएं किसने कहा? तो आप ध्यान दें, इस प्रकार के विचार राजशेखर रखते हैं और वो काव्य हेतु को काव्य माताएं कहते हैं। अगर इसी प्रकार का दृष्टिकोण अगर वामन के संदर्भ में देखें तो ये काव्यांग शब्द का उपयोग करते हैं।
तो आप ध्यान दें, काव्य माताएं यानी राजशेखर ने इसको प्रयुक्त किया है। प्रश्न संख्या 7, शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। इसी प्रकार की जो परिभाषा हमें मम्मट के माध्यम से हमें दिखाई देती है, मम्मट भी इसी प्रकार के विचार रखते हैं साथियों, किंतु वो संस्कृत में है और ये जो परिभाषा वो हिंदी में है। तो इस प्रकार की जो परिभाषा वो प्रदान की है साथियों श्रीपति ने। तो आप ध्यान दें, श्रीपति ने ये परिभाषा लिखी है। अगला है विद्यार्थियों, वामन ने काव्य हेतु के अंतर्गत एक प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रकीर्ण के अंदर 6 प्रकार के शब्द इन्होंने उपयोग में लिए हैं काव्य हेतु के लिए। उसमें 4 शब्द आपके सम्मुख प्रस्तुत है। इन 4 शब्दों में कौन सा गलत है? जैसे लक्ष्य ज्ञान, अभियोग, अवेक्षण और अवदान। तो साथियों जो लक्ष्य ज्ञान है उसका जो यहाँ दे रखा है निश्चित लक्ष्य, ये गलत है। तो यहाँ विकल्प 1 सही है, क्योंकि इसका जो अर्थ है साथियों वो है काव्य परिचय, या अगर दूसरा ले तो महान जो काव्य है उनका अध्ययन करना लक्ष्य ज्ञान के भीतर आता है। जो सामान्य हम लक्ष्य बनाते हैं वो इसमें समाहित नहीं होते हैं, आप इनको ध्यान दें। इस प्रकार के भाव आते हैं। अभियोग सही है, अभियोग का आशय काव्य रचना का अभ्यास, ये सही है। अवेक्षण उचित पदों का चयन, ये भी सत्य है। और अवधान है चित्त की एकाग्रता। तो ये 4 जो प्रकीर्ण के अंतर्गत आते हैं। और अगर हम 5वां ले तो 5वें में आएगा साथियों प्रतिभान, और एक छठा आता है वृद्ध सेवा। छठा आएगा साथियों वृद्ध सेवा, और वृद्ध सेवा से आशय है गुरु की सेवा। इस प्रकार ये इसका जो विकल्प 1 है वो सही है। प्रश्न 9, ये सरल सा प्रश्न है। उचिता अनुचित विवेको व्युत्पत्ति किसकी परिभाषा है? तो व्युत्पत्ति के संदर्भ में इस प्रकार के विचार कौन रखे हैं? तो आप ध्यान दें, राजशेखर इस प्रकार की परिभाषा लिखते हैं। व्युत्पत्ति किसे कहते हैं? व्युत्पत्ति का आशय है जो लोक व्यवहार का ज्ञान एवं शास्त्रों का ज्ञान। ये 2 शब्द व्युत्पत्ति के अर्थ को प्रकट करते हैं। और जो जन्मजात होता है वो प्रतिभा। और व्युत्पत्ति के अंतर्गत 2 चीजें आती है। ये दूसरा काव्य हेतु है, पहला प्रतिभा, दूसरा व्युत्पत्ति, और तीसरा अभ्यास। व्युत्पत्ति के अंदर लोक व्यवहार मेरे दृष्टिकोण से अत्यंत ही सामान्य स्तर है। और दूसरा है विद्यार्थियों शास्त्र ज्ञान, उसे शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 10, लोक शास्त्र एवं अभ्यास से उत्पन्न प्रतिभा कौन सी है? लोक शास्त्र एवं अभ्यास से किस प्रकार की प्रतिभा को जोड़ा जाता है? तो आप ध्यान दें विद्यार्थी, ये जो उत्पाद्य प्रतिभा है इसको लोक शास्त्र एवं अभ्यास से जोड़ा जाता है। और ये जो सहजा और उत्पाद्य है ये वर्गीकरण किसने प्रदान किया? तो आप भली भांति परिचित होंगे, रुद्रट ने। और कार्यत्री और भावयत्री किसने प्रदान किया है? ये दिया है राजशेखर ने। लिखने का अभी अभ्यास नहीं हो पाया, इस प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा धीरे धीरे अभ्यास हो रहा है। सहजा का आशय क्या है? जन्मजात प्रतिभा, या पूर्व जन्म से जो प्रतिभा प्राप्त हुई है, जन्मजात संस्कार यानी प्रतिभा से लिया जाता है। जो व्यक्ति के शरीर में जन्म से ही मस्तिष्क में निवास करती। उत्पाद्य का हम समझ चुके हैं। कार्यत्री है, ये इसका संबंध जन्मजात प्रतिभा से माना जाता है। और इसका है जो पाठक से माना जाता है। आप ध्यान रखिए इस चीज़ों को। जो पाठक है वो किस प्रकार किसी काव्य रचना का अध्ययन कर पाता है, वो पाठक वर्ग से भावयत्री को माना जाता है। सहजा को पूर्व जन्म का संस्कार से भी इंगित किया जाता है। उत्पाद्य लोक शास्त्र में अभ्यास से पनपी हुई प्रतिभा है। और कार्यत्री है वो जन्मजात है, भावयत्री पाठक से ली जाती है। साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है। ये काम तो भाटो, मदारी, विदूषक और मस्करे भी करते हैं। साहित्य के संदर्भ में बहुत उच्च स्थान है। ये हमारे विवेक को जागृत करता है और आत्मा को तेजादुप्त बनाता है। इस प्रकार के विचार है वो विद्यार्थी मुंशी प्रेमचंद के हैं। आप साहित्य के संदर्भ में शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने में अच्छी अच्छी 2-3 परिभाषाएं दे रखी है, तो उनको भली भांति आत्मसात कर ले। मम्मट ने प्रश्न संख्या 12 है। मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन में कौन सा काव्य प्रयोजन समूह सहृदय से संबंधित? 2 प्रकार के भाव है। एक है जो कवि से संबंधित रखते हैं, जो काव्य प्रयोजन जो कवि के ही उपयोग में आते हैं, कवि को ही लाभ प्रदान करते हैं।
और एक जो काव्य प्रयोजन है वो सहृदय पाठक अर्थात जो सामाजिक जिनका अध्ययन करता है उस अध्ययन से उसको भी लाभ प्राप्त होता है, उस प्रकार के काव्य प्रयोजन हमें इसमें बताना है, सहृदय से संबंधित है। तो इसमें जो साथियों जैसे यश है, ये यश कवि से संबंधित है, कांता सम्मित उपदेश है, ये पाठक से हृदय से संबंधित है, ये कवि से संबंधित है। ऐसी यश अर्थ ये कवि से संबंधित है। पर निवृत्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति ये काव्य प्रयोजन, ये साथियों ये अपने पाठक अर्थात सहृदय के लिए भी उपयोग में आता है, किंतु इसमें एक भिन्न निकल रहा है। विकल्प 3 है व्यवहार ज्ञान, पर निवृत्ति अर्थात आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश। ये जो 3 है विद्यार्थियों, ये तीनों ही सहृदय के लिए उपयोग में आते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी बन जाते हैं। उस कांता सम्मित उपदेश अर्थात पत्नी जिस प्रकार विचार और प्रेम, पत्नी से के विचार जिस प्रकार प्रिय रहते हैं, सरस रहते हैं, सरल रहते हैं, उसी प्रकार के उपदेश काव्य प्रयोजन के भीतर आते हैं। पर निवृत्ति अर्थात आनंदो अनुभूति। और आप ये भी भली भांति ध्यान रखें कि जो सकल मौलिकभूत प्रयोजन है वो है आनंदो प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति है वो सकल मौलिकभूत प्रयोजन के लिए मानी जाती है। जो विकल्प 3 सही है। प्रश्न संख्या 13 है कि किसके काव्य प्रयोजन में पुरुषार्थ चतुष्टय सम्मिलित नहीं है। इस प्रकार का ध्यान रखिए विद्यार्थियों, कौन सा है। जैसे भामा है उसके जो काव्य प्रयोजन में पुरुषार्थ चतुष्टय आते हैं, रुद्रट में भी आते हैं, कुंतक में भी आते हैं। भोजराज है जो केवल कीर्ति और प्रीति लिखते हैं। तो आप ध्यान दें विद्यार्थी, जैसे भामा में पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों आते हैं, और इसके अतिरिक्त कीर्ति प्रीति और समस्त जो कलाएं हैं वो निहित रहती है। रुद्रट के लिए समझे तो रुद्रट धर्म अर्थ काम मोक्ष और इसी के साथ में किसी प्रकार का कोई दुख आ रहा है, विपत्ति आ रहा है तो उसके निवारण के संदर्भ में कहते हैं, और अनर्थ का संबंध और रोग मुक्ति और अच्छे वर की प्राप्ति, ये इस प्रकार के भाव रुद्रट रखते हैं। एवं जो कुंतक है, कुंतक में 4 पुरुषार्थ और इसके साथ में व्यवहार ज्ञान और परमात्मा का ज्ञान, परम आह्लाद यानी आनंद की प्राप्ति से संबंधित जो चीजें हैं वो कुंतक में आती है। और भोजराज है वो प्रीति और कीर्ति पर अपने विचार रखते हैं। तो आप ध्यान दें पुरुषार्थ चतुष्टय में भोजराज नहीं रखते हैं। अगला इसी प्रकार से इससे मिलता जुलता प्रश्न है कि प्रीति और कीर्ति किसके काव्य प्रयोजन में नहीं है, सही समूह का चयन करें। तो इस प्रकार के भामा में भी इस प्रकार के आते हैं साथियों। भामा में आता है एक, अपने वामन में भी प्रीति कृति आती है, और एक है साथियों भोजराज में। तो इस प्रकार विकल्प 3 सही है। तो इसमें जैसे विकल्प 1 में रुद्रट में इस प्रकार की प्रीति कृति का नाम का जिक्र नहीं होता है, इसी प्रकार अपने कुंतक में भी नहीं होता है साथियों, और एक है अपने रुद्रट में भी नहीं होता है। तो आप विकल्प 3 को हम संगत मानेंगे, भामा है वामन एवं भोजराज। विकल्प 15 है साथियों, भरत मुनि ने जो काव्य प्रयोजन दिए हैं उसका दिया गया धर्म, यश, आयु, हितकर, बुद्धिवर्धक, लोक उपदेश, पीड़ित मनुष्य को विश्रांति प्रदान करना, ये सभी जो काव्य प्रयोजन है ये सभी भरत मुनि से संबंधित है। इसमें विकल्प 4 सही होगा। विकल्प 16 है विद्यार्थियों, जो अपने बिहारी सही से संबंधित है। निकी दही आनी आना कनी फीकी परी गुहारी तज्यो मनो तारन बिरदु बारक बारनु तारी। तो इसमें जो बारनु शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो ये जो शब्द है विद्यार्थियों इसका अर्थ से हाथी है। तो नीकी दई आनी अनाकानी फीकी परी गुहारी, एक व्यक्ति है वो जो भक्त है वो ईश्वर से गुहार लगा रहा है, परंतु फीकी परी गुहारी अर्थात उसकी जो गुहार है उसकी जो टेर है वो फीकी पड़ चुकी है। नीकी दई आनाकानी, और जो उसकी जो सुनी को भी अनसुनी कर दी है, अच्छी है कि सुनी को भी अनसुनी कर दिया गया है। और तज्यो मानो, और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार तारने तार दिया गया हो। बिरदु बारक बारनु, बारक यानी एक बार, बारनु यानी हाथी को, जिस प्रकार ईश्वर ने एक बार हाथी को उनके जीवन का उसका तारण करके उसको तार करके मानो वो अब इस प्रकार का सुयश से संबंधित कार्य करने का जो कृत्य है उसको करना उन्होंने त्याग दिया है, छोड़ दिया। अब इस प्रकार वो भक्तों पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल हाथी पर जो सतफल करना था वो कर चुके हैं, अब उनकी दृष्टि इस प्रकार भक्तों पर नहीं पड़ती। इस प्रकार के भाव निकलते हैं। प्रश्न 17 है विद्यार्थियों, प्रिय बिछुरन को दुसहु दुखु हर्षु जात प्योसार दुर्योधन लो दी खेती तजन प्राण ही
बार। तो इसमें जो ये दुर्योधन है, इसका आशय है, महाभारत का जो पात्र है वो दुर्योधन से संबंधित है इसका। आप इसका भाव समझे साथियों, पिए बिछुरन को दुसहु दुख। एक जो नायिका है, वो नायिका की अभी भी शादी हुई है और उसके भाई है उसे ससुराल से पीहर लेने के लिए आए हैं। तो जो नायिका की जो मनोस्थिति बन रही, उसी के संदर्भ में इस प्रकार का ये दोहा है। तो प्रिय बिछुड़न को दुसहु दुख, जो प्रिय है उससे बिछुड़नों का दुख भी हो रहा है। हर्षु जात प्योसार, और हर्ष भी है। किस प्रकार का प्योसार का आशय है साथियों, पीहर, और पीहर जाने का हर्ष भी हो रहा है। तो इस प्रकार दुख है क्योंकि प्रिय से छूटना है, दूर जाना है, और हर्ष है क्योंकि पीहर जाने की खुशी है। तो हर्ष भी है और दुख भी है, इस प्रकार की दोनों स्थिति निर्मित हो रही है। और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार दुर्योधन है, तो दुर्योधन को भी इसी प्रकार का एक प्रकार का इसी प्रकार की स्थिति बनी थी कि वो जब अपने प्राण का त्याग करेंगे, और प्राण का त्याग तभी होगा जब उसको दुख और सुख दोनों की स्थितियां निर्मित होगी। यहाँ जो दुर्योधन के सुख दुख से ही नायिका की स्थिति का अवलंब स्थापित किया गया है। प्रश्न 18, विद्यार्थियों, खरी पात्री कान की कौन बहाऊ बानी, आग कली न रली करे अली अली जिए जानी। तो कानों का कच्चा किसके लिए प्रयुक्त हुआ, तो कानों का कच्चा है नायिका। ये जो शब्द है साथियों, ये कानों का कच्चा है, वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये नायिका के लिए प्रयुक्त हुआ। इसका भावार्थ देखें तो सखी कह रही है कि हे सखी, तू कानों की बड़ी कच्ची है, और कौन बहाऊ बानी, ये इस प्रकार का तुम्हारा जो बहाऊ अर्थात नष्ट या अस्थायी व्यवहार है, अर्थात ये तेरा कैसा नष्ट होने वाला या अस्थायी व्यवहार है। आग कली न रत्नी करे, जो भंवरा है वो आग कली पर कभी विहार नहीं करता है। आग कली अर्थात मदार की कली पर कभी भी भंवरा भ्रमण नहीं करता है। इसलिए तो इतनी दुखी मत हो, नायक पर अविश्वास ना करे। तो ये नायिका से संबंधित स्थिति है, कानों का कच्चा नायिका को कहा गया है। जुवती जौन में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंदे के डोरी लगी अली चली संग जाई। तो नायिका की सुगंध के सहारे कौन उसके साथ में चल रहा है, तो इसमें जो नायिका की सखी है उस प्रकार की उसकी स्थिति इस बातें निर्मित हो रही है। विद्यार्थियों, जो युवती है वो जौन अर्थात चांदनी में मिल गई है, नेक न होती लखाई, वो किसी भी प्रकार से लखाया था लक्षित नहीं हो रही, दिखाई नहीं दे रही, वो दिखाई नहीं दे रही है। सौंदी की डोरी लगी अर्थात उसकी सुगंध के सहारे अली अर्थात जो सहेली सखी है उसके संग चली जा रही। इस प्रकार का जो स्थिति है वो नायिका की सखी वर्णित कर रही है, और सखी ही उसके संग सुगंध के सहारे, वो जो परिचय वाली सुगंध है उसी के माध्यम से भ्रमण कर रही है, उसी के संग चलती है। प्रश्न 20, फिरी फिरी चितू उतही रहो तू, टूटी लाज की नाव, अंग अंग छवि झोर में भयो भंवर की नाव। प्रस्तुत दोहे में किसकी मनोदशा का चित्रण है, तो आप विद्यार्थी समझ गए होंगे। इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति नायिका की बन रही है, फिरी फिरी चितू उतही रहती, तो बार बार जो चित्त है वो नायक की ओर ही दृष्टिगत हो रहा है, उसी की ओर रम रहा है, उसी की ओर रमण कर रहा है। टूटी लाज की नाव, और जो शर्म से संबंधित जो नाव है वो लाज है, वो लज्जा अब टूट चुकी है, लज्जा का भाव भी अब नहीं रहा है। अंग अंग छवि जोर में, और जो नायक का जो अंग और प्रत्यंग अर्थात अंग अंग और रूप की जो छवि है, उस रूप की छवि की लहर में मैं भयो भंवर की नाव, तो उसके अंग प्रत्यंग की रूप की लहर में मन भंवर में पड़ी हुई नाव के समान हो गया। मन उस भंवर में पड़ी हुई नाव के समान हो गया, अर्थात अब जो ये प्रेम भंवर है उसमें जो मन की जो नाव है वो डूबती हुई दिखाई दे रही। इस प्रकार की जो मनोदशा है वो नायिका की नायक को देखने के उपरांत हो रही है। तो विद्यार्थी इस प्रकार 20 प्रश्न संपन्न हुए हैं। तो आप सभी को इस साथियों इस चैनल से जुड़े, इसको पसंद करें, टिप्पणी वगैरह करें और साथियों में इस प्रकार साझा करें। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।